जैव विविधता। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की परिवर्तनशीलता है। इसे विभिन्न स्तरों पर मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए आनुवंशिक परिवर्तनशीलता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता और फाइलजेनेटिक विविधता। पृथ्वी पर विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में गर्म जलवायु और उच्च प्राथमिक उत्पादकता के परिणामस्वरूप यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक है। उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र के 1/5 हिस्से से भी कम को कवर करते हैं और दुनिया की लगभग 50% प्रजातियां इसमें समाहित हैं। समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों के लिए प्रजातियों की विविधता में अक्षांशीय ढाल है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बाद से 6 प्रमुख सामूहिक विलुप्ति और कई छोटी घटनाओं ने जैव विविधता में बड़ी और अचानक गिरावट का कारण बना है। फेनेरोजोइक युग ने कैम्ब्रियन विस्फोट के माध्यम से जैव विविधता में तेजी से वृद्धि को चिन्हित किया। इस अवधि में बहुकोशिकीय फाइला का बहुमत पहली बार दिखाई दिया। अगले 400 मिलियन वर्षों में बार-बार बड़े पैमाने जैव विविधता। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की परिवर्तनशीलता है। इससे विभिन्न स्तरों पर मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए आनुवंशिक परिवर्तनशीलता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता और फाइलजेनेटिक विविधता। पृथ्वी पर विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में गर्म जलवायु और उच्च प्राथमिक उत्पादकता के परिणामस्वरूप यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक है। उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र के 1/5 हिस्से से भी कम को कवर करते हैं और दुनिया की लगभग 50% प्रजातियां इसमें समाहित हैं। समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों के लिए प्रजातियों की विविधता में अक्षांशीय ढाल है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बाद से 6 प्रमुख सामूहिक विलुप्ति और कई छोटी घटनाओं ने जैव विविधता में बड़ी और अचानक गिरावट का कारण बना है। फेनेरोजोइक युग ने कैम्ब्रियन विस्फोट के माध्यम से जैव विविधता में तेजी से वृद्धि को चिन्हित किया। इस अवधि में बहुकोशिकीय फाइला का बहुमत पहली बार दिखाई दिया। अगले 400 मिलियन वर्षों में बार-बार बड़े पैमाने पर जैव विविधता का नुकसान हुआ। उन घटनाओं को सामूहिक विलुप्ति की घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्बोनिफेरस में वर्षावन के पतन से पौधे और पशु जीवन का बहुत नुकसान हो सकता है। 251 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति की घटना सबसे खराब थी। कशेरुकी को ठीक होने में 30 मिलियन वर्ष लगे। मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में निरंतर कमी आ रही है और साथ ही आनुवंशिक विविधता में भी कमी आ रही है। इस प्रक्रिया को अक्सर होलोसीन विलुप्ति या छठा सामूहिक विलुप्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2007 में यह अनुमान लगाया गया था कि 2050 तक सभी प्रजातियों में से 30% तक विलुप्त हो जाएंगी। खेती के लिए आवासों को नष्ट करना आज जैव विविधता में कमी का एक प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन भी इसमें भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए इससे बायोम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में देखा जा सकता है। यह मानवजनित विलुप्ति प्लीस्टोसीन के अंत में शुरू हुई होगी, क्योंकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले हिमयुग के अंत में हुई मेगाफ्यूनल विलुप्ति की घटना आंशिक रूप से अत्यधिक शिकार के कारण हुई थी। परिभाषाएं। जीव विज्ञानी अक्सर जैव विविधता को
किसी क्षेत्र के जीन, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र की समग्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। इस परिभाषा का एक फायदा यह है कि यह पहले से पहचाने गए जैविक विविधता के पारंपरिक प्रकारों का एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वर्गीकरण विविधता, पारिस्थितिक विविधता, रूपात्मक विविधता, कार्यात्मक विविधता। जैव विविधता का इस्तेमाल आमतौर पर अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित और लंबे समय से स्थापित शब्दों, प्रजाति विविधता और प्रजाति समृद्धि को बदलने के लिए किया जाता है। हालांकि जैव विविधता के लिए कोई ठोस परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा को फिर से परिभाषित और पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। कुछ उदाहरण देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2019 में जैव विविधता को जीवित जीवों और उनके हिस्से वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच मौजूद परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट की जैव विविधता की परिभाषा को सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता के रूप में अपडेट किया। ये दोनों परिभाषाएं हालांकि व्यापक हैं, जैव विविधता शब्द के अर्थ की वर्तमान समझ देती हैं। प्रजातियों की संख्या। मोरा एट अल के अनुमान के अनुसार लगभग 8.7 मिलियन स्थलीय प्रजातियां और 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातियां हैं। लेखकों ने नोट किया कि ये अनुमान यूकेरियोटिक जीवों के लिए सबसे मजबूत हैं और संभवतः प्रोकैरियोट विविधता की निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य अनुमानों में शामिल हैं 220,000 संवहनी पौधे प्रजाति क्षेत्र संबंध विधि का उपयोग करके अनुमानित, 0.7-1 मिलियन समुद्री प्रजातियां, 10-30 मिलियन कीड़े, 5-10 मिलियन बैक्टीरिया, 1.5-3 मिलियन कवक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, दीर्घकालिक गैर उष्णकटिबंधीय स्थलों और आणविक अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित अनुमान, जिन्होंने गुप्त प्रजातिकरण का खुलासा किया है। 2001 तक कवक की लगभग 0.075 मिलियन प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका था। 1 मिलियन माइट्स। सूक्ष्मजीव प्रजातियों की संख्या विश्वसनीय रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन ग्लोबल ओशन सैंपलिंग एक्सपीडिशन ने 2004-2006 की अवधि में विभिन्न समुद्री स्थानों पर सतह के निकट प्लवक के नमूनों से बड़ी संख्या में नए जीन की पहचान करके आनुवंशिक विविधता के अनुमानों में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। ये निष्कर्ष अंततः विज्ञान द्वारा प्रजातियों और अन्य वर्गीकरण श्रेणियों को परिभाषित करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। चूंकि विलुप्त होने की दर बढ़ गई है, इसलिए कई मौजूदा प्रजातियां वर्णित होने से पहले ही विलुप्त हो सकती हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि एनीमिया में सबसे अधिक अध्ययन किए गए समूह पक्षी और स्तनधारी हैं, जबकि मछलियां और आर्थ्रोपोड सबसे कम अध्ययन किए गए पशु समूह हैं। वर्तमान जैव विविधता हानि। पिछली शताब्दी के दौरान जैव विविधता में कमी तेजी से देखी गई है। 2007 में यह अनुमान लगाया गया था कि 2050 तक सभी प्रजातियों में से 30% विलुप्त हो जाएंगी। इनमें से ज्ञात पौधों की प्रजातियों में से लगभग 8वीं प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में है। अनुमान प्रति वर्ष 140,000 प्रजातियों तक पहुंचते हैं। यह आंकड़ा अस्थिर पारिस्थितिक प्रथाओं को इंगित करता है, क्योंकि हर साल कुछ ही प्रजातियां उभरती हैं। प्रजातियों के नुकसान की दर अब मानव इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक है। विलुप्त होने की दर पृष्ठभूमि विलुप्त होने की दरों से सैकड़ों गुना अधिक है।
और आने वाले वर्षों में भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। 2012 तक कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि 20 वर्षों में सभी स्तनपायी प्रजातियों में से 25% विलुप्त हो सकती हैं। 2016 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1970 के बाद से ग्रह ने अपनी जैव विविधता का 58% खो दिया है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2014 का दावा है कि दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों की संख्या औसतन 40 साल पहले की तुलना में लगभग आधी है। उस संख्या में से 39% स्थलीय वन्यजीवों के लिए, 39% समुद्री वन्यजीवों के लिए और 76% मीठे पानी के वन्यजीवों के लिए है। जैव विविधता को सबसे ज्यादा झटका लैटिन अमेरिका में लगा, जहां 83% की गिरावट आई। उच्च आय वाले देशों में जैव विविधता में 10% की वृद्धि देखी गई, जो कम आय वाले देशों में कमी के कारण कम हो गई। यह इस तथ्य के बावजूद है कि उच्च आय वाले देश कम आय वाले देशों की तुलना में 5 गुना ज्यादा पारिस्थितिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसे एक ऐसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समझाया गया था जिसके तहत अमीर देश संसाधनों की कमी को गरीब देशों को आउटसोर्स कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से पीड़ित हैं। PLOS 1 में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि जर्मनी में कीट जीवन का बायोमास पिछले 25 वर्षों में 3/4 तक कम हो गया है। ससेक्स विश्वविद्यालय के डेव गॉल्सन ने कहा कि उनके अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य अधिकांश प्रकार के जीवन के लिए भूमि के विशाल भूभाग को अमानवीय बना रहा है और वर्तमान में पारिस्थितिक आर्मागेडन की ओर बढ़ रहा है। अगर हम कीटों को खो देते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। 2020 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि मानव इतिहास में अभूतपूर्व दर पर जैव विविधता नष्ट हो रही है। रिपोर्ट का दावा है कि जांच की गई प्रजातियों की 68% आबादी 1970-2016 के बीच नष्ट हो गई थी। निगरानी की गई 70,000 प्रजातियों में से लगभग 48% की जनसंख्या में मानवीय गतिविधियों के कारण गिरावट आ रही है, जबकि केवल 3% की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान छठी सामूहिक विलुप्ति में जैव विविधता में गिरावट की दरें जीवाश्म रिकॉर्ड में पिछले 5 सामूहिक विलुप्ति घटनाओं में हुई हानि की दरों से मेल खाती हैं या उससे अधिक हैं। जैव विविधता का नुकसान वास्तव में मानव युग की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक है। जैव विविधता में निरंतर गिरावट मानव सभ्यता के निरंतर अस्तित्व के लिए एक अभूतपूर्व खतरा है। ये कमी मुख्य रूप से मानवीय प्रभावों, विशेष रूप से आवास विनाश के कारण होती है। पाषाण युग के बाद से प्रजातियों की हानि औसत बेसल दर से अधिक तेजी से हुई है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण हुई है। प्रजातियों के नुकसान का अनुमान जीवाश्म रिकॉर्ड में सामान्य दर से 100-10,000 गुना अधिक है। जैव विविधता के नुकसान से प्राकृतिक पूंजी का नुकसान होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को सामान और सेवाएं प्रदान करती है। आज प्रजातियां आधार रेखा से 100 से 1000 गुना अधिक दर से नष्ट हो रही हैं और विलुप्त होने की दर बढ़ रही है। ये प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को नष्ट कर देती है। 2006 में कई प्रजातियों को औपचारिक रूप से दुर्लभ या लुप्तप्राय या संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि लाखों और प्रजातियां खतरे में हैं जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। IUCN रेड लिस्ट मानदंड का उपयोग करके मूल्यांकन की गई 40,177 प्रजातियों में से लगभग 40% अब विलुप्त होने के खतरे में सूचीबद्ध हैं, कुल 16,119।
2022 के अंत तक 9,251 प्रजातियों को IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक माना जाता था। कई वैज्ञानिक और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर IPBES वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट का दावा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि और अति उपभोग इस गिरावट के प्राथमिक कारक हैं। हालांकि अन्य वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष की आलोचना की है और कहा है कि निर्यात के लिए वस्तुओं की वृद्धि के कारण आवास का नुकसान मुख्य चालक है। 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि मानवीय गतिविधियां सभी प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों में जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों ने बताया है कि कृषि के विस्तार के लिए आवास का विनाश और वन्य जीवन का अत्यधिक दोहन समकालीन जैव विविधता की हानि के अधिक महत्वपूर्ण कारण हैं, न कि जलवायु परिवर्तन। वितरण। जैव विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में और साथ ही क्षेत्रों और मौसमों में बहुत भिन्न होती है। अन्य कारकों के अलावा सभी जीवित चीजों की विविधता तापमान, वर्षा, ऊंचाई, मिट्टी, भूगोल और अन्य प्रजातियों के बीच बातचीत पर निर्भर करती है। जीवों, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों के स्थानिक वितरण का अध्ययन बायोजियोग्राफी का विज्ञान है। विविधता लगातार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और केप फ्लोरिस्टिक क्षेत्र जैसे अन्य स्थानीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है। वर्षा वनों में लंबे समय तक आर्द्र जलवायु रही है, जैसे कि इक्वाडोर में यासुनी राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से उच्च जैव विविधता है। स्थानीय जैव विविधता है जो सीधे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, मनुष्यों के लिए ताजे पानी, भोजन के विकल्प और ईंधन स्रोतों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। क्षेत्रीय जैव विविधता में आवास और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं जो तालमेल बिठाते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर ओवरलैप या भिन्न होते हैं। किसी देश के भीतर राष्ट्रीय जैव विविधता राष्ट्रीय स्तर पर अपने आवासों और पारिस्थितिकी तंत्रों के अनुसार किसी देश की क्षमता को निर्धारित करती है। साथ ही किसी देश के भीतर लुप्तप्राय प्रजातियों को शुरू में राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया जाता है। इकोटूरिज्म का उपयोग अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है और पर्यटकों को उन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों का दौरा करने और उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन्हें वे उपलब्ध सुविधाओं का आनंद लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वैश्विक आजीविका, खाद्य प्रणालियों और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। समस्याग्रस्त प्रदूषण, अत्यधिक खपत और जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति आधारित समाधान वैश्विक समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं और दुनिया के नेताओं को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ सक्रिय होने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि स्थलीय जैव विविधता महासागरीय जैव विविधता से 25 गुना अधिक है। पृथ्वी की अधिकांश स्थलीय जैव विविधता वनों में पाई जाती है। इस प्रकार विश्व की जैव विविधता का संरक्षण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम विश्व के वनों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। 2011 में इस्तेमाल की गई एक नई विधि के अनुसार पृथ्वी पर कुल प्रजातियों की संख्या 8.7 मिलियन है, जिनमें से 2.1 मिलियन समुद्र में रहने का अनुमान है। हालांकि यह अनुमान सूक्ष्मजीवों की विविधता को कम करके आंकता है। वन 80% उभयचर प्रजातियों, 75% पक्षी प्रजातियों और 68% स्तनपायी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं।
लगभग 60% संवहनी पौधे उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव मछलियों और शंख की कई प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी प्रदान करते हैं और तलछट को फंसाने में मदद करते हैं, जो अन्यथा समुद्री घास के बिस्तरों और प्रवाल भित्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जो कई और समुद्री प्रजातियों के आवास हैं। वन लगभग 4 बिलियन एकड़ में फैले हुए हैं और दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता का घर हैं। लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वनों से आच्छादित हैं। दुनिया के 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन आधिकारिक रूप से संरक्षित हैं। वनों की जैव विविधता मानव उपयोग के अतिरिक्त वन के प्रकार, भूगोल, जलवायु और मिट्टी जैसे कारकों के अनुसार काफी भिन्न होती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों के अधिकांश वन आवास अपेक्षाकृत कुछ पशु और वनस्पति प्रजातियों और उन प्रजातियों का समर्थन करते हैं जिनका भौगोलिक वितरण बड़ा होता है, जबकि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के पर्वतीय वन और ऑस्ट्रेलिया, तटीय ब्राजील, कैरिबियाई द्वीप समूह, मध्य अमेरिका और द्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया के तराई वनों में छोटे भौगोलिक वितरण वाली अनेक प्रजातियां हैं। यूरोप, बांग्लादेश के कुछ हिस्से, चीन, भारत और उत्तरी अमेरिका जैसे घनी मानव आबादी और गहन कृषि भूमि उपयोग वाले क्षेत्र अपनी जैव विविधता के मामले में कम अक्षुण्ण हैं। उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तटीय ब्राजील, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका की भी जैव विविधता अक्षुण्णता में उल्लेखनीय कमी वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। अक्षांशीय ढाल आमतौर पर ध्रुवों से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक जैव विविधता में वृद्धि होती है। इस प्रकार निचले अक्षांशों पर स्थित इलाकों में उच्च अक्षांशों पर स्थित इलाकों की तुलना में अधिक प्रजातियां होती हैं। इसे अक्सर प्रजाति विविधता में अक्षांशीय ढाल के रूप में संदर्भित किया जाता है। कई पारिस्थितिक कारक ढाल में योगदान कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कई के पीछे अंतिम कारक ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक औसत तापमान है। यद्यपि स्थलीय जैव विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक घटती जाती है, फिर भी कुछ अध्ययनों का दावा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों, विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में यह विशेषता असत्यापित है। परजीवियों का अक्षांशीय वितरण इस नियम का पालन नहीं करता है। साथ ही स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में मृदा जीवाणु विविधता समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई गई है और इसका श्रेय कार्बन इनपुट और आवास कनेक्टिविटी को दिया गया है। 2016 में जैव विविधता अक्षांशीय ढाल को समझाने के लिए एक वैकल्पिक परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। इस अध्ययन में प्रजातियों के पूल का आकार और पारिस्थितिकी तंत्र की फ्रैक्टल प्रकृति को इस ढाल के कुछ सामान्य पैटर्न को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था। ये परिकल्पना तापमान, नमी और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन को एक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य चर और पारिस्थितिक हाइपरवॉल्यूम की धुरी के रूप में मानती है। इस तरह फ्रैक्टल हाइपरवॉल्यूम का निर्माण करना संभव है, जिसका फ्रैक्टल आयाम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए 3 तक बढ़ जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्थानिक प्रजातियों की उच्च मात्रा होती है, जिनके आवास में भारी कमी आई है। हॉटस्पॉट शब्द की शुरुआत 1988 में नॉर्मन मायर्स ने की थी। वैसे तो हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर वन क्षेत्र हैं और ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ब्राजील के अटलांटिक वन को ऐसा ही एक हॉटस्पॉट माना जाता है, जिसमें लगभग 20,000 पौधों की प्रजातियां, 1,350 कशेरुकी और लाखों कीड़े हैं, जिनमें से लगभग आधे कहीं और नहीं पाए जाते हैं। मेडागास्कर और भारत के द्वीप भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कोलंबिया को उच्च जैव विविधता की विशेषता है,
दुनिया भर में क्षेत्र इकाई द्वारा प्रजातियों की उच्चतम दर के साथ और किसी भी देश की तुलना में यहाँ सबसे अधिक स्थानिक मारी वाले जीव हैं। पृथ्वी की लगभग 10% प्रजातियां कोलंबिया में पाई जा सकती हैं, जिनमें 1900 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका की संयुक्त प्रजातियों से भी अधिक है। कोलंबिया में दुनिया की 10% स्तनधारी प्रजातियां, 14% उभयचर प्रजातियां और दुनिया की 18% पक्षी प्रजातियां हैं। मेडागास्कर के शुष्क पर्णपाती वन और तराई के वर्षावनों इंडोनेशिया के 17,000 द्वीप 735, 355 वर्ग मील में फैले हुए हैं और इनमें दुनिया के 10% फूलदार पौधे, 12% स्तनधारी और 17% सरीसृप, उभयचर और पक्षी रहते हैं। साथ ही लगभग 240 मिलियन लोग रहते हैं। उच्च जैव विविधता और या स्थानिकता के कई क्षेत्र विशिष्ट आवासों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें असामान्य अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ऊंचे पहाड़ों में अल्पाइन वातावरण या उत्तरी यूरोपीय पीकबोग। जैव विविधता में अंतर को सटीक रूप से मापना मुश्किल हो सकता है। शोधकर्ताओं के बीच चयन पूर्वाग्रह जैव विविधता के आधुनिक अनुमानों के लिए पक्षपाती अनुभवजन्य शोध में योगदान दे सकता है। 1768 में रेव. गिलबर्ट व्हाइट ने अपने सेलबोन, हैम्पशायर के बारे में संक्षेप में कहा, सारी प्रकृति इतनी भरी हुई है कि वह जिला सबसे अधिक विविधता पैदा करता है जिसकी सबसे अधिक जांच की जाती है। भूगर्भिक समय सीमाओं में विकास। जैव विविधता 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। विज्ञान द्वारा जीवन की उत्पत्ति स्थापित नहीं की गई है, हालांकि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद ही जीवन पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले तक सभी जीवन सूक्ष्म जीवों, आर्किया, बैक्टीरिया और एकल कोशिका वाले प्रोटोजोआ और प्रोटिस्ट से मिलकर बने थे। फेनेरोजोइक के दौरान जैव विविधता तेजी से बढ़ी, खासतौर से तथाकथित कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान, एक ऐसा काल जिसमें बहुकोशिकीय जीवों का लगभग हर संघ पहली बार प्रकट हुआ। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह विविधीकरण पहले शुरू हो गया था, कम से कम एडियाकारण में, और यह ऑर्डोवियन में जारी रहा। अगले 400 मिलियन वर्षों में अकशेरुकी विविधता ने बहुत कम समग्र प्रवृत्ति दिखाई और कशेरुकी विविधता ने एक समग्र घातीय प्रवृत्ति दिखाई। विविधता में यह नाटकीय वृद्धि समय समय पर विविधता के बड़े पैमाने पर नुकसान से चिन्हित थी, जिसे सामूहिक विलुप्ति की घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जब कार्बोनिफेरस में वर्षावन ढह गए, तब एनाम्नियोटिक अंग वाले कशेरुकियों में एक महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। इस घटना से उबरने में कशेरुकियों को 30 मिलियन वर्ष लगे। सबसे हालिया प्रमुख सामूहिक विलुप्ति घटना क्रेटेशियस पेलियोजीन विलुप्ति घटना 66 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। इस अवधि ने अन्य की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप गैर एवियन डायनासोर विलुप्त हो गए थे, जो उस विलुप्ति घटना से ठीक पहले मास्ट्रिचियन के अंत में कई वंशों द्वारा दर्शाए गए थे। हालांकि इस संकट से कई अन्य टैक्सा प्रभावित हुए, जिसने समुद्री टैक्सा को भी प्रभावित किया, जैसे कि अम्मोनाइट्स, जो उस समय के आसपास विलुप्त हो गए थे। अतीत की जैव विविधता को पैलियोबायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले कुछ मिलियन वर्षों में इतिहास में सबसे अधिक जैव विविधता देखी गई है। हालांकि सभी वैज्ञानिक इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि हाल के भूगर्भीय खंडों की अधिक उपलब्धता और संरक्षण से जीवाश्म रिकॉर्ड कितना पक्षपाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कलाकृतियों के नमूने के लिए सही किए जाने पर
आधुनिक जैव विविधता 300 मिलियन वर्ष पहले की जैव विविधता से बहुत अलग नहीं हो सकती है, जबकि अन्य जीवाश्म रिकॉर्ड को जीवन के विविधीकरण का उचित रूप से प्रतिबिंबित मानते हैं। वर्तमान वैश्विक मैक्रोस्कोपिक प्रजाति विविधता का अनुमान 2 मिलियन से 100 मिलियन तक भिन्न होता है, जिसमें सबसे अच्छा अनुमान 9 मिलियन के आसपास है, जिसमें विशाल बहुमत आर्थ्रोपोड है। प्राकृतिक चयन की अनुपस्थिति में विविधता लगातार बढ़ती दिखाई देती है। विविधता एक वैश्विक वहन क्षमता का अस्तित्व, जो एक बार में जीवित रहने वाले जीवन की मात्रा को सीमित करता है, पर बहस होती है। साथ ही यह सवाल भी है कि क्या ऐसी सीमा प्रजातियों की संख्या को भी सीमित करेगी। जबकि समुद्र में जीवन के रिकॉर्ड विकास के तार्किक पैटर्न को दर्शाते हैं, भूमि पर जीवन विविधता में तेजी से वृद्धि दर्शाता है। जैसा कि एक लेखक कहते हैं, टेट्रापोड्स ने अभी तक संभावित रूप से रहने योग्य 64% मोड पर आक्रमण नहीं किया है, और यह हो सकता है कि मानव प्रभाव के बिना टेट्रापोड्स की पारिस्थितिक और वर्गीकरण विविधता तेजी से बढ़ती रहेगी जब तक कि अधिकांश या सभी उपलब्ध इकोस्पेस भर न जाए। ये भी प्रतीत होता है कि समय के साथ विविधता में वृद्धि जारी है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद। दूसरी ओर, फेनेरोज़ोइक के माध्यम से होने वाले परिवर्तन एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक मॉडल की तुलना में हाइपरबोलिक मॉडल के साथ बेहतर तरीके से सहसंबंधित होते हैं। बाद के मॉडल का तात्पर्य है कि विविधता में परिवर्तन पहले क्रम के सकारात्मक फीडबैक और या संसाधन सीमा से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक फीडबैक द्वारा निर्देशित होते हैं। हाइपरबोलिक मॉडल का तात्पर्य दूसरे क्रम के सकारात्मक फीडबैक से है। अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा की विभिन्न तीव्रता के कारण दूसरे क्रम के फीडबैक की ताकत में अंतर अंत परमियन विलुप्ति के बाद बाइवॉल्व की तुलना में अमोनोइड्स के तेज पुनर्विविधीकरण की व्याख्या कर सकता है। विश्व जनसंख्या वृद्धि का हाइपरबोलिक पैटर्न जनसंख्या के आकार और तकनीकी विकास की दर के बीच दूसरे क्रम के सकारात्मक फीडबैक से उत्पन्न होता है। जैव विविधता वृद्धि के हाइपरबोलिक चरित्र को विविधता और सामुदायिक संरचना जटिलता के बीच फीडबैक द्वारा इसी तरह से समझा जा सकता है। जैव विविधता और मानव जनसंख्या के विक्रम के बीच समानता संभवतः इस तथ्य से आती है कि दोनों चक्रीय और स्टोकेस्टिक गतिशीलता के साथ हाइपरबोलिक प्रवृत्ति के हस्तक्षेप से उत्पन्न होते हैं। हालांकि अधिकांश जीव विज्ञानी इस बात पर सहमत हैं कि मानव उद्भव के बाद से यह अवधि एक नए सामूहिक विलुप्ति का हिस्सा है, जिसे होलोसीन विलुप्ति घटना कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पर्यावरण पर मनुष्यों के प्रभाव के कारण होता है। ये तर्क दिया गया है कि विलुप्ति की वर्तमान दर 100 वर्षों के भीतर ग्रह पृथ्वी पर अधिकांश प्रजातियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। नई प्रजातियों की नियमित रूप से खोज की जाती है और कई, हालांकि खोजी गई हैं, अभी तक वर्गीकृत नहीं हैं। अधिकांश स्थलीय विविधता उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है और सामान्य तौर पर भूमि पर समुद्र की तुलना में अधिक प्रजातियां होती हैं। पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं, जिनमें से लगभग 2.1 मिलियन समुद्र में रहती हैं। भूगर्भिक समय सीमा में प्रजातियों की विविधता। यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रह पर 5 से 50 बिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। यह मानते हुए कि वर्तमान में अधिकतम लगभग 50 मिलियन प्रजातियां जीवित हो सकती हैं, ये तर्क दिया जा सकता है कि ग्रह की 99% से अधिक प्रजातियां मनुष्यों के विकास से पहले विलुप्त हो गई थीं। पृथ्वी की वर्तमान प्रजातियों की संख्या का अनुमान 10 मिलियन से 14 मिलियन तक है, जिनमें से लगभग 1.2 मिलियन का दस्तावेजीकरण किया गया है और 86% से अधिक का अभी तक वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि मई 2016 की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्तमान में पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन प्रजातियां हैं,
जिनमें से केवल 1% का 1000वां हिस्सा ही वर्णित है। पृथ्वी पर संबंधित डीएनए बेस जोड़े की कुल मात्रा 5.0 x 10 अनुमानित है और इसका वजन 50 बिलियन टन है। तुलना में जीवमंडल का कुल द्रव्यमान 4 ट्रिलियन टन कार्बन जितना होने का अनुमान लगाया गया है। जुलाई 2016 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज से 355 जीनों के एक सेट की पहचान करने की सूचना दी। पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन वर्ष है। जीवन का सबसे पहला निर्विवाद प्रमाण कम से कम 3.7 बिलियन वर्ष पहले का है, जो कि इओर्कियन युग के दौरान था, जब भूगर्भीय क्रस्ट पहले पिघले हुए हेडियन ईओन के बाद जमना शुरू हुआ था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए 3.48 बिलियन वर्ष पुराने बलुआ पत्थर में माइक्रोबियल में जीवाश्म पाए गए हैं। बायोजेनिक पदार्थ का दूसरा प्रारंभिक भौतिक प्रमाण पश्चिमी ग्रीनलैंड में खोजी गई 3.7 बिलियन वर्ष पुरानी मेटा तलछटी चट्टानों में ग्रेफाइट है। हाल ही में 2015 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 4.1 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों में जैविक जीवन के अवशेष पाए गए। शोधकर्ताओं में से एक के अनुसार, यदि पृथ्वी पर जीवन अपेक्षाकृत जल्दी उत्पन्न हुआ, तो ये ब्रह्मांड में आम हो सकता है। जैव विविधता की भूमिका और लाभ। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, खासतौर पर सेवाओं के प्रावधान और विनियमन पर जैव विविधता के प्रभाव के बारे में कई दावे किए गए हैं। उनमें से कुछ दावे मान्य किए गए हैं, कुछ गलत हैं और कुछ में निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्रावधान सेवाएं, जिनमें नवीकरणीय संसाधनों का उत्पादन शामिल है। ऐसी सेवाओं को विनियमित करना जो पर्यावरण परिवर्तन को कम करती हैं। सांस्कृतिक सेवाएं मानव मूल्य और आनंद का प्रतिनिधित्व करती हैं। नियंत्रित वातावरण के साथ प्रयोगों से पता चला है कि मनुष्य आसानी से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए कीट परागण की नकल नहीं की जा सकती है, हालांकि मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके कृत्रिम परागणकर्ता बनाने के प्रयास किए गए हैं। अकेले परागण की आर्थिक गतिविधि 2003 में $2.10 -14.6 बिलियन के बीच थी। अन्य स्रोतों ने कुछ हद तक विरोधाभासी परिणाम बताए हैं और 1997 में रॉबर्ट कोस्टाज़ा और उनके सहयोगियों ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का अनुमानित वैश्विक मूल्य औसतन $33 ट्रिलियन प्रतिवर्ष बताया। प्रावधान सेवाएं। प्रावधान सेवाओं के संबंध में अधिक प्रजाति विविधता के निम्नलिखित लाभ हैं। पौधों की अधिक प्रजाति विविधता से चारे की पैदावार बढ़ती है। पौधों की अधिक प्रजाति विविधता से समग्र फसल उपज में वृद्धि होती है। हालांकि 100 प्रयोगात्मक अध्ययनों की एक अन्य समीक्षा में मिश्रित साक्ष्य की सूचना दी गई। पेड़ों की अधिक प्रजाति विविधता से समग्र लकड़ी उत्पादन में वृद्धि होती है। हालांकि लकड़ी उत्पादन पर पेड़ों की विशेषता विविधता के प्रभाव के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। सेवाओं का विनियमन। सेवाओं को विनियमित करने के संबंध में अधिक प्रजाति विविधता के निम्नलिखित लाभ हैं। अधिक प्रजाति विविधता। मछली की उत्पादकता में स्थिरता बढ़ती है। पौधों की वृद्धि से कार्बन अवशोषण बढ़ता है, लेकिन ध्यान दें कि यह निष्कर्ष केवल कार्बन डाइऑक्साइड के वास्तविक अवशोषण से संबंधित है, न कि दीर्घकालिक भंडारण से। 479 प्रायोगिक अध्ययनों का संश्लेषण। पौधों की वृद्धि से मृदा पोषक तत्वों का पुनःखनिजीकरण बढ़ता है,
मृदा कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है और पौधों पर रोगों का प्रसार कम होता है। प्राकृतिक कीट शत्रुओं की संख्या में वृद्धि से शाकाहारी कीटों की आबादी कम हो जाती है। दो अलग-अलग समीक्षाओं से डेटा 266 प्रयोगात्मक और अवलोकन संबंधी अध्ययनों का संश्लेषण 18 अवलोकन संबंधी अध्ययनों का संश्लेषण। हालांकि 38 प्रयोगात्मक अध्ययनों की एक अन्य समीक्षा में इस दावे के लिए मिश्रित समर्थन मिला, जो ये सुझाव देता है कि ऐसे मामलों में जहां पारस्परिक अंतर्गिल्ड शिकार होता है, एक एकल शिकारी प्रजाति अक्सर अधिक प्रभावी होती है। कृषि विविधता को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर विशिष्ट विविधता, जिसमें एक ही प्रजाति के भीतर आनुवंशिक भिन्नता शामिल होती है, जैसे आलू जो कई अलग-अलग रूपों और प्रकारों से बना होता है। कृषि विविधता की दूसरी श्रेणी को अंतर विशिष्ट विविधता कहा जाता है और यह विभिन्न प्रजातियों की संख्या और प्रकार को संदर्भित करती है। कृषि विविधता को इस आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है कि यह नियोजित विविधता है या संबद्ध विविधता। यह एक कार्यात्मक वर्गीकरण है जिसे हम लागू करते हैं और यह जीवन या विविधता की आंतरिक विशेषता नहीं है। नियोजित विविधता में वे फसलें शामिल हैं जिन्हें किसान ने प्रोत्साहित किया है, लगाया है या उगाया है, जिसकी तुलना फसलों के बीच आने वाली संबद्ध विविधता से की जा सकती है, बिना बुलाए। संबद्ध जैव विविधता हानिकारक या लाभदायक हो सकती है। लाभकारी संबद्ध जैव विविधता में जंगली मधुमक्खियां और सिर्फिड मक्खियां जैसे जंगली परागणकर्ता शामिल हैं, जो फसलों को परागित करते हैं और कीटों और रोगजनकों के प्राकृतिक शत्रु और विरोधी हैं। लाभकारी संबद्ध जैव विविधता फसल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और कीट नियंत्रण, पोषक चक्रण और परागण जैसी कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है, जो फसल उत्पादन का समर्थन करती हैं। हालांकि मनुष्यों की लगभग 80% खाद्य आपूर्ति केवल 20 प्रकार के पौधों से आती है, लेकिन मनुष्य कम से कम 40,000 प्रजातियों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की जीवित जैव विविधता मानव उपयोग के लिए उपयुक्त खाद्य और अन्य उत्पादों की श्रेणी को बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करती है, हालांकि वर्तमान विलुप्ति दर उस क्षमता को कम करती है। मानव स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता की प्रासंगिकता एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि जैव विविधता के नुकसान के वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों पर वैज्ञानिक प्रमाण बनते जा रहे हैं। यह मुद्दा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कई प्रत्याशित स्वास्थ्य जोखिम जैव विविधता में बदलाव से जुड़े हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक लुप्त होने वाली प्रजातियां वे हैं जो संक्रामक रोग संचरण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, जबकि जीवित रहने वाली प्रजातियां वे हैं जो रोग संचरण को बढ़ाती हैं, जैसे वेस्ट नाइल वायरस, लाइम रोग और हंटावायरस। ऐसा बार्ट कॉलेज की एक पारिस्थितिकीविद फेलिसिया कीसिंग और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एटकिंसन सेंटर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के पर्यावरण के एसोसिएट निदेशक ड्रू हावल द्वारा सह लिखित एक अध्ययन में कहा गया है। जैव विविधता से प्रभावित कुछ स्वास्थ्य मुद्दों में आहार स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा, संक्रामक रोग, चिकित्सा विज्ञान और औषधीय संसाधन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य शामिल हैं। जैव विविधता को बढ़ते समुद्र के स्तर सहित आपदा जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए, तटीय समुदायों के साथ आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र उत्कृष्ट जल निस्पंदन प्रणाली, भंडारण के रूप में कार्य करते हैं और अंततः जलवायु परिवर्तन के दबाव या तूफान के भंडारण के तहत इन समुदायों तक पानी पहुंचने से रोकने के लिए महासागर और मुख्य भूमि के पड़ोस के बीच एक बफर क्षेत्र बनाते हैं। दुनिया भर में विविध प्रजातियों या जीवों के अन्य उदाहरण मौजूद हैं,
जो मानव अस्तित्व की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी संसाधनपूर्ण उपयोगिताएं प्रदान करते हैं। जैव विविधता दवा की खोज और औषधीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। दवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है। अमेरिकी बाजार में कम से कम 50% दवा यौगिक पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं, जबकि दुनिया की लगभग 80% आबादी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रकृति से प्राप्त दवाओं पर निर्भर करती है। जंगली प्रजातियों के केवल एक छोटे से हिस्से की ही चिकित्सा क्षमता के लिए जांच की गई है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से उनके रासायनिक और भौतिक गुण, जिन्होंने कई औषधीय उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया है। समुद्री जीवों की विशाल विविधता ने कैंसर, वायरल बैक्टीरिया, एड्स आदि के चिकित्सा उपचार सहित वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया है। जैव पूर्वेक्षण की यह प्रक्रिया जैव विविधता की हानि को बढ़ा सकती है, साथ ही उन समुदायों और राज्यों के कानूनों का उल्लंघन भी कर सकती है जहां से संसाधन लिए जाते हैं। व्यापार और उद्योग। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार 2021 में समाज पर जैव विविधता का आर्थिक मूल्य 4 परिभाषित शब्दों तक सीमित हो जाता है: विनियमन, संस्कृति, आवास और प्रावधान। इन्हें अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूप में संक्षेप में कहें तो जैव विविधता आवास और पशु कार्यों को बनाए रखने में मदद करती है, जो अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाले संसाधनों की पर्याप्त मात्रा प्रदान करते हैं। जैव विविधता के आर्थिक संसाधनों का मूल्य सालाना लगभग $150 ट्रिलियन है, जो दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 गुना है। जैव विविधता का नुकसान वास्तव में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी लागत सालाना अनुमानित $5 ट्रिलियन है। व्यावसायिक आपूर्ति श्रृंखलाएं अपेक्षाकृत रूप से बनाए रखे गए और पोषित पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान कई व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे उन्हें लाभ की तुलना में अधिक नुकसान होगा। सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य। दार्शनिक रूप से ये तर्क दिया जा सकता है कि जैव विविधता का मानव जाति के लिए आंतरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक मूल्य है। इस विचार का उपयोग इस धारणा के प्रतिकार के रूप में किया जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय वन और अन्य पारिस्थितिक क्षेत्र केवल उन सेवाओं के कारण संरक्षण के योग्य हैं जो वे प्रदान करते हैं। जैव विविधता आध्यात्मिक और सौंदर्य मूल्यों, ज्ञान प्रणालियों और शिक्षा सहित कई गैर भौतिक लाभ भी प्रदान करती है। जैव विविधता मापना। जैव विविधता को अनुभवजन्य रूप से मापने के लिए कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ साधन मौजूद हैं। प्रत्येक उपाय डेटा के एक विशेष उपयोग से संबंधित है और जीन की विविधता से जुड़ा होने की संभावना है। जैव विविधता को आमतौर पर एक समय अंतराल में भौगोलिक क्षेत्र की टैक्सोनॉमिक समृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। जैव विविधता की गणना करने के लिए प्रजातियों की समरूपता, प्रजातियों की समृद्धि और प्रजातियों की विविधता को पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रजाति समरूपता किसी दिए गए क्षेत्र में प्रत्येक प्रजाति के व्यक्तियों की सापेक्ष संख्या है। प्रजाति समृद्धि किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की संख्या है। प्रजाति विविधता प्रजाति समरूपता और प्रजाति समृद्धि के बीच का संबंध है। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जैव विविधता को मापने के कई तरीके हैं। हालांकि 2 सबसे लोकप्रिय हैं शैनन-वीवर विविधता सूचकांक, जिसे आमतौर पर शैनन विविधता सूचकांक के रूप में जाना जाता है। विश्लेषणात्मक सीमाएं। वर्णित सभी प्रजातियों में से 1% से भी कम का अध्ययन उनके अस्तित्व को नोट करने से परे किया गया है। पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां सूक्ष्मजीवी हैं।
समकालीन जैव विविधता भौतिकी, दृश्यमान, स्थूल दुनिया पर दृढ़ता से केंद्रित है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्मजीवी जीवन बहुकोशिकीय जीवन की तुलना में चयापचय और पर्यावरणीय रूप से अधिक विविध है। जीवन के पेड़ पर छोटे सबयूनिट राइबोसोमल आरएनए के विश्लेषण के आधार पर दृश्यमान जीवन में बमुश्किल ध्यान देने योग्य टहनियां होती हैं। आकार और जनसंख्या का व्युत्क्रम संबंध विकासवादी सीढ़ी पर उच्चतर पुनरावृत्ति करता है। पहले सन्निकटन के अनुसार पृथ्वी पर सभी बहुकोशिकीय प्रजातियां कीट हैं। कीट विलुप्त होने की दरें उच्च हैं। होलोसीन विलुप्त होने की परिकल्पना का समर्थन करती हैं। जैव विविधता में परिवर्तन नुकसान के अलावा। प्राकृतिक मौसमी विविधताएं। मौसमी बदलावों के कारण जैव विविधता स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है। वसंत के आगमन से जैव विविधता बढ़ती है क्योंकि कई प्रजातियां प्रजनन और भोजन करती हैं, जबकि सर्दियों की शुरुआत अस्थायी रूप से इससे कम कर देती है क्योंकि कुछ कीड़े मर जाते हैं और प्रवासी जानवर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों और अकशेरुक की आबादी में मौसमी उतार चढ़ाव जैव विविधता को प्रभावित करता है। प्रचलित और आक्रामक प्रजातियां। बड़ी नदियां, समुद्र, महासागर, पहाड़ और रेगिस्तान जैसी बाधाएं एलोपेट्रिक प्रजातिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बाधा के दोनों ओर स्वतंत्र विकास को सक्षम करके विविधता को प्रोत्साहित करती हैं। आक्रामक प्रजाति शब्द उन प्रजातियों पर लागू होता है जो प्राकृतिक बाधाओं को तोड़ती हैं, जो आमतौर पर उन्हें विवश रखती हैं। बाधाओं के बिना ऐसी प्रजातियां नए क्षेत्र पर कब्जा कर लेती हैं, अक्सर अपने स्थानों पर कब्जा करके या उन संसाधनों का उपयोग करके देशी प्रजातियों की जगह ले लेती हैं, जो आमतौर पर देशी प्रजातियों को बनाए रखते हैं। मनुष्य द्वारा प्रजातियों को तेजी से स्थानांतरित किया जा रहा है। कुछ अध्ययनों का कहना है कि विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र अधिक लचीले होते हैं और आक्रामक पौधों और जानवरों का प्रतिरोध करते हैं। कई अध्ययनों में मूल निवासियों पर आक्रामक प्रजातियों के प्रभावों का हवाला दिया गया है, लेकिन विलुप्त होने का नहीं। ऐसा लगता है कि आक्रामक प्रजातियां स्थानीय विविधता को बढ़ाती हैं, जिससे विविधता का कारोबार घटता है। कुल मिलाकर गामा विविधता कम हो सकती है क्योंकि प्रजातियां अन्य कारणों से विलुप्त हो रही हैं, लेकिन यहाँ तक कि कुछ सबसे कपटी आक्रमणकारियों ने भी अपनी मेजबान प्रजातियों को विलुप्त नहीं किया है। विलुप्ति, जनसंख्या में गिरावट और क्षेत्रीय जैव विविधता का एक रूप होना बहुत आम है। मानवीय गतिविधियां अक्सर आक्रामक प्रजातियों को भोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए उनके अवरोधों को दरकिनार करने का कारण बनती हैं। इसलिए मानवीय गतिविधियां प्रजातियों को नए क्षेत्रों में प्रवास करने की अनुमति देती हैं, जो ऐतिहासिक रूप से किसी प्रजाति के लिए अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए आवश्यक समय से बहुत कम समय के पैमाने पर होती हैं। वर्तमान में कई देशों ने पहले से ही इतनी सारी विदेशी प्रजातियां आयात की हैं, विशेष रूप से कृषि और सजावटी पौधे, कि उनके स्वदेशी जीव वनस्पति संख्या में कम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुड्जू के आने से कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता को खतरा है। एक और उदाहरण पाइन्स है, जिसने दक्षिणी गोलार्ध में जंगलों, झाड़ियों और घास के मैदानों पर आक्रमण किया है। संकरण और आनुवंशिक प्रदूषण। आनुवंशिक प्रदूषण की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानिक प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, अर्थात अनियंत्रित संकरण, अंतर्ग्रहण और आनुवंशिक दलदल। आनुवंशिक प्रदूषण के कारण किसी प्रजाति के संख्यात्मक और या फिटनेस लाभ के परिणामस्वरूप स्थानीय जीनोम का समरूपीकरण या प्रतिस्थापन होता है। संकरण और अंतर्वेशन परिचय और आक्रमण के साइड इफेक्ट हैं। ये घटनाएं विशेष रूप से दुर्लभ प्रजातियों के लिए हानिकारक हो सकती हैं,
जो अधिक प्रचुर प्रजातियों के संपर्क में आती हैं। प्रचुर प्रजातियां दुर्लभ प्रजातियों के साथ अंतःप्रजनन कर सकती हैं, जिससे उनका जीन पूल भर जाता है। ये समस्या हमेशा केवल रूपात्मक अवलोकनों से स्पष्ट नहीं होती है। जीन प्रवाह की कुछ हद तक सामान्य अनुकूलन है और सभी जीन और जीनोटाइप नक्षत्रों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। हालांकि अंतर्वेशन के साथ या उसके बिना संकरण फिर भी एक दुर्लभ प्रजाति के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। संरक्षण 20वीं शताब्दी के मध्य में संरक्षण जीव विज्ञान परिपक्व हो गया, जब पारिस्थितिकीविदों, प्रकृतिवादियों और अन्य वैज्ञानिकों ने वैश्विक जैव विविधता में गिरावट से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और समाधान करना शुरू किया। संरक्षण नीति, प्रजातियों, पारिस्थितिकी तंत्र, विकास प्रक्रिया और मानव संस्कृति और समाज में जैव विविधता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की वकालत करती है। जैव विविधता की रक्षा के लिए रणनीतिक योजनाओं के इर्द गिर्द संरक्षण जीव विज्ञान में सुधार हो रहा है। वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करना रणनीतिक संरक्षण योजनाओं में एक प्राथमिकता है, जो स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों और संस्कृतियों को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक नीति और चिंताओं को शामिल करने के लिए डिजाइन की गई हैं। कार्य योजनाएं मानव कल्याण को बनाए रखने, प्राकृतिक पूंजी का उपयोग करने, आर्थिक प्रोत्साहनों सहित व्यापक आर्थिक नीतियों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के तरीकों की पहचान करती हैं। यूरोपीय संघ के निर्देश 1999/22 ईस्वी में चिड़ियाघरों को अनुसंधान करने या प्रजनन कार्यक्रमों में भागीदारी करके वन्यजीव पशुओं की जैव विविधता के संरक्षण में भूमिका निभाने के रूप में वर्णित किया गया है। संरक्षण और बहाली तकनीकें। विदेशी प्रजातियों को हटाने से उन प्रजातियों को अपने पारिस्थितिक आवास को पुनः प्राप्त करने का मौका मिलेगा जिन पर उन्होंने नकारात्मक प्रभाव डाला है। विदेशी प्रजातियां जो कीट बन गई हैं, उन्हें वर्गीकरण के आधार पर पहचाना जा सकता है। आर्थिक लागत के कारण व्यक्तियों के बड़े समूहों को देखते हुए ही उन्हें हटाना व्यावहारिक है। जैसे ही किसी क्षेत्र में शेष देशी प्रजातियों की स्थायी आबादी सुनिश्चित हो जाती है, पुनः प्रवेश के लिए उम्मीदवार, लुप्त प्रजातियों की पहचान जीवन विश्वकोश और वैश्विक जैव विविधता सूचना सुविधा जैसे डेटाबेस का उपयोग करके की जा सकती है। जैव विविधता बैंकिंग जैव विविधता पर मौद्रिक मूल्य रखती है। इसका एक उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मूल वनस्पति प्रबंधन ढांचा है। जीन बैंक नमूनों और आनुवंशिक सामग्री का संग्रह है। कुछ बैंक की गई प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः शामिल करने का इरादा रखते हैं। कीटनाशकों के उपयोग में कमी और बेहतर लक्ष्यीकरण से कृषि और शहरीकृत क्षेत्रों में अधिक प्रजातियों को जीवित रहने में मदद मिलती है। प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थान विशिष्ट दृष्टिकोण कम उपयोगी हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण वन्यजीव गलियारे बनाना है जो जानवरों की गतिविधियों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय और अन्य सीमाएं गलियारे के निर्माण को जटिल बना सकती हैं। संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र, जिनमें वन रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, जंगली जानवरों और उनके आवास को सुरक्षा प्रदान करने सहित कई कार्य करते हैं। पौधों और जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के विशिष्ट उद्देश्य से दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने मानवजनित कारणों से जैव विविधता के नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक समुदाय से 2030 तक ग्रह के 30% और 2050 तक 50% को संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करने का आह्वान किया है। वर्ष 2030 तक ग्रह के 30% क्षेत्र को संरक्षित करने का लक्ष्य 2022 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में लगभग 200 देशों द्वारा अपनाया गया था।
अपनाने के समय 17% भूमि क्षेत्र और 10% महासागर क्षेत्र संरक्षित थे। संरक्षित क्षेत्र प्रकृति और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं और आजीविका में योगदान देते हैं, खासकर स्थानीय स्तर पर। दुनिया भर में 563 से ज्यादा नामित संरक्षित क्षेत्र हैं, जो पृथ्वी की भूमि सतह के 14.9% के बराबर हैं, जो उनके विस्तार, सुरक्षा के स्तर और प्रबंधन के प्रकार में भिन्न हैं। संरक्षित क्षेत्रों के लाभ उनके तात्कालिक पर्यावरण और समय से परे हैं। प्रकृति के संरक्षण के अलावा संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की दीर्घकालिक डिलीवरी को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, दवा और स्वास्थ्य लाभों के प्रावधान, पानी, मनोरंजन और पर्यटन के प्रावधान और आपदा के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करने सहित कई लाभ प्रदान करते हैं। इन प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के व्यापक सामाजिक आर्थिक मूल्यों और उनके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्वीकृति बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एक बड़ा प्राकृतिक या प्राकृतिक के निकट क्षेत्र है, जिसे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए अलग रखा गया है, जो पर्यावरण और सांस्कृतिक रूप से संगत, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, शैक्षिकी, मनोरंजक और आगंतुक अवसरों के लिए एक आधार भी प्रदान करता है। इन क्षेत्रों को सरकारों या निजी संगठनों द्वारा प्राकृतिक जैव विविधता के साथ साथ इसकी अंतर्निहित पारिस्थितिक संरचना और सहायक पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की रक्षा करने और शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए चुना जाता है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ और इसके संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग ने राष्ट्रीय उद्यान को अपनी श्रेणी 2 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया है। वन्यजीव अभयारण्य या तो उन जानवरों के लिए आश्रय स्थल हैं जो जंगल में अपने आप रहने में असमर्थ हैं, या वे वन्यजीवों के लिए अस्थायी पुनर्वास केंद्र हैं, जहां वे अपने समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार करते हैं। ये दोनों ही ऐसे स्थान हैं जहां जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के बजाय संरक्षित किया जा सकता है। नेशनल पार्क सर्विस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यान अपने संसाधनों का उद्देश्य अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संरक्षण के माध्यम से जानवरों और आवास की अखंडता को बनाए रखना है। वन्यजीव कार्यों पर आम जनता को शिक्षित करने के साथ साथ जैव विविधता में वृद्धि का लक्ष्य राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे कई लक्ष्यों में से एक है। वन संरक्षित क्षेत्र। वन संरक्षित क्षेत्र उन सभी संरक्षित क्षेत्रों का एक उपसमूह है जिनमें क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वन है। ये संरक्षित क्षेत्र का पूरा या केवल एक हिस्सा हो सकता है। वैश्विक स्तर पर दुनिया के 18% वन क्षेत्र या 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण क्षेत्रों और खेल रिजर्व जैसे कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों में अनुमानित 726 मिलियन हेक्टेयर वन हैं। दुनिया के 6 प्रमुख क्षेत्रों में से दक्षिण अमेरिका में संरक्षित क्षेत्रों में वनों का सबसे अधिक हिस्सा है, जो 31% है। वन 45,000 से अधिक पुष्प और 81,000 जीव प्रजातियों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से 5,150 पुष्प और 1,837 जीव प्रजातियां स्थानिक हैं। इसके अलावा दुनिया में 60,065 विभिन्न वृक्ष प्रजातियां हैं। एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित पौधों और जानवरों की प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। वन आरक्षित क्षेत्रों में शिकार और चराई जैसी गतिविधियों के अधिकार कभी-कभी जंगल के किनारे रहने वाले समुदायों को दिए जाते हैं,
जो अपनी आजीविका आंशिक रूप से या पूर्णतः वन संसाधनों या उत्पादों पर निर्भर करते हैं। जैव विविधता और भूदृश्य संरक्षण के लिए लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर यूरोपीय वन भूमि संरक्षित है। मिट्टी, पानी और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए आवंटित वन लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं। समाज की भूमिका। परिवर्तनकारी बदलाव। 2019 में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अब तक के सबसे बड़े, सबसे व्यापक अध्ययन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट के नीति निर्माताओं के लिए एक सारांश, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया है कि प्रकृति की स्थिति अभूतपूर्व और तेज गति से बिगड़ी है। समस्या को ठीक करने के लिए मानवता को एक परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता होगी, जिसमें टिकाऊ कृषि, खपत और अपशिष्ट में कमी, मछली पकड़ने के कोटा और सहयोगी जल प्रबंधन शामिल हैं। प्रकृति सकारात्मक की अवधारणा जैव विविधता के लिए वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों को मुख्यधारा में लाने में भूमिका निभा रही है। मुख्यधारा में लाने का उद्देश्य वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता को संरक्षित करने और उसका सतत उपयोग करने के लिए सार्वजनिक और निजी व्यवहार में जैव विविधता संबंधी विचारों को शामिल करना है। प्रकृति सकारात्मक की अवधारणा 2020 के स्तर की आधार रेखा से मापी गई जैव विविधता हानि को रोकने और उलटने के सामाजिक लक्ष्य को संदर्भित करती है और 2050 तक पूर्ण तथाकथित प्रकृति पुनर्प्राप्ति प्राप्त करना है। नागरिक विज्ञान। नागरिक विज्ञान, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्वजनिक भागीदारी के रूप में भी जाना जाता है, का पर्यावरण विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है और यह जैव विविधता से संबंधित संदर्भ में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों को जैव विविधता अनुसंधान में आम जनता को शामिल करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों को ऐसे डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाया जा सके जो वे अन्यथा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। स्वयंसेवी पर्यवेक्षकों ने जैव विविधता के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रौद्योगिकी में हाल ही में हुए सुधारों ने नागरिक स्रोतों से घटनाओं के प्रवाह और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद की है। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन में नागरिक वैज्ञानिकों द्वारा पहले से ही वैश्विक जैव विविधता सूचना सुविधा द्वारा मध्यस्थता किए गए डेटा में किए गए बड़े पैमाने पर योगदान को दर्ज किया गया है। डेटासेट स्तरीय विश्लेषण की कुछ सीमाओं के बावजूद ये स्पष्ट है कि GBIF नेटवर्क के माध्यम से साझा किए गए सभी घटना रिकॉर्ड में से लगभग आधे महत्वपूर्ण स्वयंसेवी योगदान वाले डेटासेट से आते हैं। iNaturalist और eBird सहित कई वैश्विक स्तरीय प्लेटफॉर्म द्वारा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना और साझा करना सक्षम है। कानूनी स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र BBNJ 2023 राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर UNCLOS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर अंतर सरकारी सम्मेलन। लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन। प्रवासी प्रजातियों पर बॉर्न कन्वेंशन। विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित यूनेस्को कन्वेंशन। यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क। क्षेत्रीय सम्मेलन जैसे कि एपिया सम्मेलन। जापान ऑस्ट्रेलिया प्रवासी पक्षी समझौता जैसे द्विपक्षीय समझौते। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जैसे वैश्विक समझौते जैविक संसाधनों पर संप्रभु राष्ट्रीय अधिकार देते हैं।
ये समझौते देशों को जैव विविधता को संरक्षित करने, स्थायित्व के लिए संसाधनों का विकास करने और उनके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। जैव विविधता वाले देश जो जैव पूर्वेक्षण या प्राकृतिक उत्पादों के संग्रह की अनुमति देते हैं, वे संसाधनों की खोज, दोहन करने वाले व्यक्ति या संस्था को उन्हें निजी तौर पर प्राप्त करने की अनुमति देने के बजाय लाभों में हिस्सेदारी की अपेक्षा करते हैं। जब ऐसे सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया जाता है तो जैव पूर्वेक्षण एक प्रकार की जैव चोरी बन सकती है। संप्रभुता के सिद्धांत उस पर निर्भर हो सकते हैं जिसे एक्सेस और लाभ साझाकरण समझौते के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता पर कन्वेंशन का तात्पर्य स्रोत देश और संग्रहकर्ता के बीच सूचित सहमति से है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस संसाधन का उपयोग किस लिए किया जाएगा और लाभ साझाकरण पर एक उचित समझौते पर पहुंचा जा सके। 19 दिसंबर 2022 को 2022 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और होली सी को छोड़कर पृथ्वी पर हर देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2030 तक 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करना और जैव विविधता के नुकसान को कम करने के लिए 22 अन्य लक्ष्य शामिल हैं। इस समझौते में पृथ्वी के 30% खराब हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः प्राप्त करना और जैव विविधता के मुद्दों के लिए धन बढ़ाना भी शामिल है। यूरोपीय संघ। मई 2020 में यूरोपीय संघ ने 2030 के लिए अपनी जैव विविधता रणनीति प्रकाशित की। जैव विविधता रणनीति यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन शमन रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। यूरोपीय बजट का 25% हिस्सा जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जाएगा, उसका बड़ा हिस्सा जैव विविधता और प्रकृति आधारित समाधानों को बहाल करने में जाएगा। 2030 के लिए यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं। 30% समुद्री क्षेत्र और 30% स्थल क्षेत्र, विशेषकर पुराने वनों को संरक्षित करें। 2030 तक 3 अरब पेड़ लगाएं। कम से कम 25,000 किलोमीटर नदियों को पुनर्जीवित करें ताकि वे मुक्त प्रवाह वाली बन जाएं। 2030 तक कीटनाशकों के प्रयोग को 50% तक कम करना। जैविक खेती को बढ़ावा दें। यूरोपीय संघ के जुड़े कार्यक्रम फार्म टू फोक में कहा गया है कि 2030 तक यूरोपीय संघ की 25% कृषि को जैविक बनाने का लक्ष्य है। कृषि में जैव विविधता बढ़ाएं। इस मुद्दे को प्रति वर्ष 20 बिलियन यूरो दें और इसे व्यावसायिक व्यवहार का हिस्सा बनाएं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा प्रकृति पर निर्भर करता है। यूरोप में अर्थव्यवस्था के कई हिस्से जो प्रति वर्ष खरबों यूरो उत्पन्न करते हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं। अकेले यूरोप में नेचुरा 2000 के लाभ प्रति वर्ष 200 यूरो माइनस 300 यूरो बिलियन हैं। राष्ट्रीय स्तर के कानून। कुछ राजनीतिक और न्यायिक निर्णयों में जैव विविधता को ध्यान में रखा जाता है। कानून और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संबंध बहुत पुराना है और इसका जैव विविधता पर असर पड़ता है। यह निजी और सार्वजनिक संपत्ति अधिकारों से जुड़ा है। ये खतरे में पड़े पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सुरक्षा को परिभाषित कर सकता है, लेकिन कुछ अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित कर सकता है। प्रजातियों के बारे में कानून हाल ही में बना है। यह उन प्रजातियों को परिभाषित करता है जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वे विलुप्त होने के खतरे में हो सकती हैं। यूएस लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम कानून और प्रजाति मुद्दे को संबोधित करने के प्रयास का एक उदाहरण है। जीन पूल से संबंधित कानून केवल 1 सदी पुराने हैं। पालतू बनाना और पौधों की प्रजनन विधियां नई नहीं हैं,
लेकिन आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रगति ने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों, जीन पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट के वितरण को कवर करने वाले सख्त कानूनों को जन्म दिया है। सरकारें ये तय करने में संघर्ष करती हैं कि उदाहरण के लिए जीन, जीनोम या जीवों और प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हालांकि जैव विविधता को कानूनी मानक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक समान स्वीकृति नहीं मिल पाई है। बॉसलमैन का तर्क है कि जैव विविधता को कानूनी मानक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि वैज्ञानिक अनिश्चितता के शेष क्षेत्र अस्वीकार्य प्रशासनिक अपव्यय का कारण बनते हैं और संरक्षण लक्ष्यों को बढ़ावा दिए बिना मुकदमेबाजी को बढ़ाते हैं। भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैविक विविधता अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। इस शब्द का इतिहास 1916 जैविक विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग जे आर्थर हैरिस ने द वेरिएबल डेजर्ट साइंटिफिक अमेरिकन में किया था। केवल ये कथन कि इस क्षेत्र में वनस्पतियों की समृद्ध प्रजातियां और विविध भौगोलिक उत्पत्ति या समानता है, इसकी वास्तविक जैविक विविधता के वर्णन के रूप में पूरी तरह से अपर्याप्त है। 1967 रेमंड एफ. दासमैन ने अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में जीवित प्रकृति की समृद्धि के संदर्भ में जैविक विविधता शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे संरक्षणवादियों को संरक्षित करना चाहिए। 1974 प्राकृतिक विविधता शब्द जॉन टेरबोर्ग द्वारा पेश किया गया। 1980 थॉमस लवजॉय ने एक किताब में वैज्ञानिक समुदाय के सामने जैविक विविधता शब्द पेश किया। ये शब्द तेजी से आम हो गया। 1985 एडवर्ड ओ विल्सन के अनुसार संक्षिप्त रूप जैव विविधता को WG. रोसेन द्वारा गढ़ा गया था। जैव विविधता पर राष्ट्रीय मंच की कल्पना वाल्टर जी. रोसेन ने की थी। डॉक्टर रोसेन ने परियोजना के नियोजन चरणों के दौरान NRCNAS का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा उन्होंने जैव विविधता शब्द की शुरुआत की। 1985 जैव विविधता शब्द लॉरा टिंगले के लेख पृथ्वी के जैव जगत को संरक्षित करने की एक नई योजना में दिखाई दिया। 1988 जैव विविधता शब्द पहली बार प्रकाशन में आया। 1988 से अब तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जैव विविधता पर विशेषज्ञों के तदर्थ कार्य समूह ने नवंबर 1988 में काम करना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप मई 1992 में जैव विविधता पर मसौदा सम्मेलन का प्रकाशन हुआ। तब से जैव विविधता के नुकसान के लिए संभावित वैश्विक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए पार्टियों के 16 सम्मेलन हो चुके हैं। सबसे हाल ही में 2024 में कोलंबिया में COP16 हुआ।